बेटा, आज मैं आपको व्यंजन के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले हमने स्वरों के बारे में पढ़ा। वर्ण क्या होती है, वर्णमाला क्या होती है, कैसे वर्ण ध्वनियों से वर्ण कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा। और स्वर, वर्णमाला, ये पढ़ा। अब मैं आपको व्यंजन बताऊंगी। व्यंजन कौन कौन से हैं हिंदी वर्णमाला में? क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ पे इन सबों में अभी ए स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा। य, र, ल, व, श, 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 ह, और ग, ड, शत्रज्ञ, श्र, आ, ज, फ। अब इसमें देखो विशेष व्यंजन है बेटा। ये विशेष व्यंजन मतलब क्या होता है? हिंदी के नव विकसित व्यंजन बोला जाता है इनको। विशेष विशेष व्यंजन कौन से? अगर पूछूं मैं आपसे कि विशेष व्यंजन कौन से हैं, तो ड, ड। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? शत्रज्ञ। ठीक है। और आगत ध्वनिया कौन सी? आगत ध्वनिया मैंने ये वर्णमाला में नहीं है, मगर मैंने आपको इसलिए समझाया। आगत ध्वनिया मतलब ये है, जैसे होता है ना, ये चंद्र बिंदु लगा होता है ऊपर की तरफ, इस तरीके से ऐसे, ये इसे ये आगत ध्वनि है। ज, फ, जैसे होता है मेज, फ, इसके नीचे ये बिंदी लगी होती है। ये अरबी और जो है ना उर्दू, ये अरबी फारसी, इन भाषाओं के प्रभाव के कारण है। ठीक है ना। तो ये है। अब संयुक्त व्यंजन देखिए बेटा, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। शत्रज्ञ, श्र, ये चार हैं जो संयुक्त व्यंजन है। श्र कैसे बनता है? क प्लस प, मतलब क आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। ठीक है ना। तो क प्लस प, शत्रज्ञ बन, ये श बन गया। त्र, त्र कैसे बना? त प्लस र, त्र। गे कैसे बना? ज प्लस न, ये बन गया। श्र कैसे बना? श प्लस र। इनको चारों को अच्छे से लर्न कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए सभी को कि ये शत्रज्ञ श्र कैसे बना। ठीक है बेटा। अब देखिए वर्णों के भेद। हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि हमने स्वर व्यंजन, तो वही वर्णों के भेद कहलाते हैं। वर्णों के मुख्यतः दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। मतलब जो होता है ना बेटा, जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के बिना किसी रुकावट से बाहर निकलती है, वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। ठीक है, उन्हें स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती या नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन सी? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब इसमें फिर वही है ना, जो कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब यहाँ देखें स्वर कितने होते हैं? स्वर 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। ह्रस्व कौन से होते हैं? जिनमें कोई मात्रा नहीं होती ना, जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, वो ह्रस्व कहलाते हैं। इसे बहुत लोग हस्व हस्व बोलते हैं बेटा। इसका उच्चारण ह्रस्व, ह्रस्व है ना। ठीक है, ह्रस्व है इसका उच्चारण, ये हस्व नहीं होता। अ, ई, उ, री, इसमें क्या है बेटा? एक मात्रा का प्रयोग होता है। कितनी मात्रा का प्रयोग होता है? एक मात्रा का। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व से दुगना समय लगे, ठीक है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें एक मात्रा का, इससे दुगना उच्चारण करने में दुगना समय लगे, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर का साइन ये होता है, मतलब ये चिन्ह नहीं, एस जैसा बना होता है। संस्कृत में ज्यादातर देखोगे आप, ये इस तरीके से शब्द आता है, ये ओम। अपन किसी को बोलते हैं अरे सुनो, जब सुनो को जल्द तेज बोलते हैं, राम ऐसे बोलते हैं, तो ये वाला साइन जो है, ये चिन्ह है, ये संस्कृत में
हमको लगाना पड़ता है। दोबारा से देखिए कि जिन स्वरों में उच्चारण के समय एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ फिर वही मैंने यहाँ पे स्टार बना रखा, अ की कोई मात्रा नहीं होती। दोबारा से देखिए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, अ ई उ री। ठीक है बेटा, इनमें इनके उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगता है। दीर्घ में ह्रस्व से दुगना और प्लुत में दीर्घ से अधिक समय लगता है।